कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। नमस्कार, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा शाह, आप तमाम सुधी दर्शकों का आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लवली व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। दर्शकों, कितनी खूब बात है ना कि जो शिक्षा है ये अति आवश्यक है हमारे जीवन में, और ख़ासकर आज के समय में। हम जब शिक्षित होते हैं तभी सम्मानित हो पाते हैं, तभी हम अपने अधिकारों को जान पाते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाते हैं। और शिक्षित होना कितना ज़रूरी है और किस प्रकार हम शिक्षित हों, इन सारी बातों पर बिहार बिहान कार्यक्रम में आज हम करेंगे चर्चा। इतना ही नहीं दर्शकों, बल्कि इससे आगे भी बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि जब हम शिक्षित हो जाते हैं, एक अधिकारी के पद पर आ जाते हैं, तो हमारे क्या कुछ कर्तव्य होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है हमारे जो समाज है उसके प्रति, या हमें किस प्रकार अपने देश की सेवा करनी होती है। इन सारी बातों पर आज चर्चाएं होंगी, क्योंकि आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद होंगे। उनसे आपका तारुफ ज़रूर कराऊंगी, लेकिन कार्यक्रम बिहार बिहान हर रोज़ सुबह सवेरे आपके लिए लेकर आता है कुछ महापुरुषों के ऐसे सुविचार जिन्हें हम देखते हैं, आत्मसात करते हैं और फिर पूरे दिन पॉजिटिव रह पाते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले हमारा पहला सेगमेंट, अनमोल वचन। शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसका एकमात्र रास्ता शांति ही है। महात्मा गांधी। जी हाँ दर्शकों, तो हमने देखा किस तरीके से हम इसे आत्मसात करके पूरे दिन सकारात्मक रह सकेंगे और अपने ज़िंदगी में निरंतरता के साथ आगे भी बढ़ पाएंगे। तो बात हो रही है शिक्षा प्राप्त करने की और देश सेवा दोनों की ही। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर दिन कुछ ना कुछ ख़ास लेकर आता है, हर दिन कुछ ना कुछ इतिहास बना कर जाता है। इसी क्रम में हम आगे आपको दिखाने वाले हैं कि क्या कुछ बनाया था आज के दिन को ख़ास। पलटेंगे अपने इतिहास के पन्नों को और जानेंगे आज के दिन को ख़ास बनाने वाले सारे किस्सों के बारे में। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, इतिहास के पन्नों से। देश और दुनिया के इतिहास में 22 जनवरी को कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। आज के ही दिन वर्ष 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 1996 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से करीब 3.50 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर 2 नए ग्रहों की खोज की थी। आज के ही दिन वर्ष 1950 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन वर्ष 2009 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। आज के ही दिन वर्ष 2008 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने का प्रस्ताव रखा था। आज के ही दिन वर्ष 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जी हाँ दर्शकों, तो चलिए इतिहास से वर्तमान में आने का वक्त हो गया है। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि जब हम अधिकारी बन जाते हैं, जब हम इस समाज की सेवा में जुटते हैं, तो क्या क्या कार्य हमें निर्वहन करने होते हैं, किस प्रकार हम जब एक आईएएस या आईपीएस के पद पर पहुंच जाते हैं तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, अपने समाज में सुधार लाते हैं, अपने देश सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो चलिए, इसी क्रम में हम आपको आगे दिखाते हैं एक बेहद ही ज़रूरी सॉफ्ट स्टोरी। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें कार्यपालिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का सटीक, निष्पक्ष तरीके से क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। हमारे प्रशासन इसी कार्यपालिका के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन्हीं पर सरकार, समाज और लोगों की दशा और दिशा निर्भर करती है। इसलिए इनका योग्य, ईमानदार, तटस्थ और दक्ष होना अति आवश्यक है।
आज प्रशासन का महत्व इतना बढ़ गया है कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। किसी भी समाज के विकास, प्रगति और कार्य की जटिलता को सुचारू रूप से संपादित करने और मार्ग में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन का समाज में विशेष स्थान है क्योंकि यह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने, नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने और सरकारी नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का माध्यम है, बल्कि समाज के विकास और सुधार के लिए मार्गदर्शक भी है। सामाजिक सुधार का अर्थ है समाज में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयास, जिससे सामाजिक असमानताओं, अन्याय, भेदभाव, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, शोषण, महिला अत्याचार, दहेज अपराध और पिछड़ेपन को समाप्त किया जा सके। समाज में लोगों के कल्याण, विकास एवं सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रशासन की होती है। इसलिए समाज का व्यवस्थित और नियोजित ढंग से चहुमुखी विकास और उसकी समस्याओं का सम्मानजनक निपटारा भी प्रशासन द्वारा ही संभव होता है। औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण तथा पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न पहलुओं और आवश्यकताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। ऐसे में लोगों के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने के अलावा सभी आवश्यकताओं को पूरा करना और लोगों के जीवन को सुखमय बनाना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में विकास और परिवर्तन के उपकरण के रूप में हमारे प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि हमारे प्रशासक द्वारा समाज में सुधार लाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। प्रशासन समाज में बदलाव लाने के लिए आवश्यक रणनीतियों और नीतियों का निर्माण करता है। इसका उद्देश्य न केवल शासन व्यवस्था को सक्षम बनाना है, बल्कि समाज में समानता, न्याय और समृद्धि सुनिश्चित करना भी है। प्रशासन ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारों को लागू किया है। महिलाओं के अधिकारों को सुदृढ़ करना और लैंगिक समानता की दिशा में कदम उठाना समाज में सुधार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय समाज में जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और सामाजिक असमानता एक बड़ी चुनौती रही है। प्रशासन के विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कई पहल की है, जिसमें लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, आरटीआई और ई-गवर्नेंस जैसे कदम शामिल हैं। प्रशासन समाज में सुधार लाने के लिए एक अहम माध्यम है। इसके द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। जब लोक प्रशासन सशक्त होता है और इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के उत्थान और भलाई के लिए कार्य करना होता है, तो सामाजिक सुधार की प्रक्रिया तीव्र होती है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। जी हाँ दर्शकों, तो हमने देखा अभी किस तरीके से एक आईएएस होने पर हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है, किस तरीके से समाज में हम सुधार ला पाते हैं। इसी के साथ हमारे बीच में जो आज बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू कराती हूँ हमारे अगले एक और वीडियो के माध्यम से। उनके जीवन के अंदर हम थोड़ा सा झांकेंगे, किस तरीके से उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, किस तरीके से उन्होंने समाज में, इस देश में अपनी सेवा दी है। तो हम आज देखने वाले हैं हमारे साथ, जो कि स्टूडियो में भी मौजूद होंगे, पूर्व सेवानिवृत्त IAS ओम प्रकाश यादव के ऊपर बनी आधारित ये प्रोफाइल वीडियो। एक IAS अधिकारी का व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से सेवा से जुड़ा होता है, जो समाज व राष्ट्र की बेहतरी के लिए समर्पित होता है। एक IAS अधिकारी का व्यक्तित्व सेवा भावना से प्रेरित होता है। वे अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी, समर्पण और निष्पक्षता का पालन करते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी भूमिका केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज के हर तबके की सेवा के लिए प्रतिबद्ध होती है। ऐसे ही सेवा भाव से ओतप्रोत आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ने वाले हैं
जिन्होंने इस सम्मानित पद की गरिमा को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपका जन्म धनबाद में हुआ। आरंभिक शिक्षा से हाई स्कूल की शिक्षा जन्मभूमि धनबाद में ही हुई। डीजे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के पश्चात 35वें बैच से अंचल अधिकारी के रूप में बिहार के कई जिलों में कार्यरत रहे। आपने कार्यपालक दंडाधिकारी, नगर आयुक्त एवं उप विकास आयुक्त के रूप में भी बिहार में काम किया। वित्त विभाग में वित्त मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी रहे। 2008 बैच से आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति की। बंदोबस्त पदाधिकारी सहरसा, विशेष सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी सह अध्यक्ष, बिहार ओपन स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड शिक्षा विभाग में कार्यकुशलता व सफलता के झंडे गाड़े। आप IITA न्यू दिल्ली में आजीवन सदस्य भी हैं। बिहार सरकार में बिहार प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित अन्य सेवाओं के पदाधिकारियों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया। सरकारी कार्यों में फाइल नोटिंग, ड्राफ्टिंग पर किताबें व विभिन्न अखबारों में समसामयिक विषयों पर कई लेख प्रकाशित किए। आपके कुछ विशेष कल्याणकारी कार्यों में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्ववित्त पोषित कार्यक्रम के तहत एक मार्केट बनाकर दिया, जिसका लोगों ने आपके सम्मान में स्वेच्छा से नाम आपके नाम पर ही रखा। मुंगेर नगर पालिका में पहली बार सभी कर्मियों के बैंक के जरिए वेतन भुगतान की व्यवस्था आपने ही कराई। सूदखोरों के चंगुल में फंसे मुंगेर के कई सफाई कर्मियों को आपने आजाद कराया और उनके बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी आपने ही कराई। इस प्रकार आप समाज सेवा, कर्तव्य निष्ठा, समाज सुधारक के रूप में नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए आगे बढ़ते रहे। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी आपका व्यक्तित्व सेवा से जुड़ा है। कल्याणकारी कार्यों में आपका योगदान आज भी जारी है। अपने व्यक्तित्व को प्रेरणादायक बनाने वाले हमारे आज के अतिथि हैं श्री ओम प्रकाश जी। तो चलिए दर्शकों, वो पल जहां पर हम उन खास मेहमान से आपको परिचित कराते हैं। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व सेवानिवृत्त IAS ओम प्रकाश यादव सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि हम एक अधिकारी बन जाते हैं, हम बहुत मेहनत से, बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद इस स्थान को प्राप्त कर पाते हैं। और सर, अगर आपकी मैं बात करूं तो आपके जीवन में भी काफ़ी कठिनाइयां आई होंगी और काफ़ी लंबे अरसे तक आपने सेवा दिया है, समाज सेवा, देश सेवा किया है। इस क्रम में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, वो आप साझा करिए हमारे साथ। जॉब के एक्सपीरियंस बताते चले आपको कि एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हम आते हैं। मेरा जन्म धनबाद में हुआ और स्कूली शिक्षा मेरी वहीं हुई। उसके बाद फिर मुंगेर से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और सिविल सर्विसेज में हम आ गए। उन दिनों बिहार झारखंड एक हुआ करता था। आपको पता है कि नवंबर 2000 में राज्य का विभाजन हुआ, तो लगभग 7-8 साल मैंने झारखंड में, मतलब पूर्ववर्ती झारखंड में सेवा दी। सेवा के दरमियान भी काफ़ी चुनौतियाँ रही। आपको पता है कि सिविल सर्विसेज में चुनौतियाँ रहती हैं। और आपको यदि स्मरण होगा तो उन दिनों झारखंड अलग करने का आंदोलन चल रहा था, तो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट, फिर इलेक्शन और उस राज्य की अलग अलग चुनौतियां थी। फिर उसके बाद फिर नॉर्थ बिहार में भी आए, तो बाढ़, फिर इलेक्शन। तो आप यूँ कह सकते हैं कि एक सिविल सर्वेंट के पूरे जीवन में, पूरे नौकरी के काल में कोई ऐसा वक्त शायद ही मिल पाता है जब उसको लगे कि हाँ, अगले दिन कोई चुनौती नहीं है। तो हर दिन चुनौती से भरा ही रहता है। बिल्कुल, चुनौतीपूर्ण ये जीवन कहीं ना कहीं आपने व्यतीत किया है और देश की सेवा की, समाज की सेवा की। प्रशासनिक सेवा के विषय में बहुत कयास लगाए जाते हैं और कयास ही क्या कहूँ, हम हर रोज़मर्रा के जीवन में भी देखते हैं कि किस तरीके से हर वक्त, हर फेस्टिवल, हर त्यौहार, हर मौसम जो प्रशासन है ना, वो डट कर खड़ा रहता है। समाज के सुधार में भी प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप क्या कुछ बताएंगे? निश्चित रूप से देखिए, समाज सुधार एक बहुत व्यापक शब्द है, एक बहुत बड़ा आयाम इसमें है। अगर इंडिया सेंट्रिक बात कीजिए, देखिए समाज सुधार मेरे समझ से
इसका ओरिजिन दो तरीके से होता है। पहला तो समाज सुधार वहाँ से होता है जब समाज का कोई वर्ग स्पॉन्टेनियसली खड़ा होता है और कोई आंदोलन को जन्म लेता है। आप मार्टिन लूथर का भी नाम ले सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग जगहों में। लेकिन इंडियन हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे, खास करके मॉडर्न को, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर समाज सुधार के ज़्यादा जो कार्यक्रम हुए वो लेजिस्लेशन से आए, कानून से आए। अब चाहे वो सती एबोल्यूशन एक्ट हो, अनटचेबिलिटी एबोल्यूशन एक्ट हो, हिंदू विडो रीमैरेजेज एक्ट हो, ब्रिटिश समय में जो बने, तो पहला रेगुलेशन आया था 73 में। तो आप देखेंगे कि जितने समाज सुधार के, ज़्यादातर समाज सुधार के जो कार्यक्रम आए वो कानून के तरह से आए। जब भी कानून बनता है तो उसको इन्फोर्स करने की जवाबदेही ब्यूरोक्रेसी की होती है, सिविल सर्वेंट्स की होती है। तो उस नाते आप कह सकते हैं कि इस देश में ज़्यादातर समाज सुधार के जो भी कार्यक्रम हुए या अभी भी हो रहे हैं, उसमें सिविल सर्वेंट्स की, ब्यूरोक्रेट्स की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब यू कैन से कि ये इंडिस्पेंसिबल पार्ट होता है कि बगैर उसके इसका इन्फोर्समेंट, इसका एग्जीक्यूशन बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और चुनौतियों की आपने बात कही कि हर रोज़ हम भी देखते हैं इस तरीके से कि किस तरीके से जो प्रशासन है उसकी जो जीवन है, जो जीवनी है, पूरी चुनौतीपूर्ण होती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि प्रशासनिक सेवा करते वक्त सबसे बड़ी बड़ी जो चुनौतियां होती हैं वो कौन सी आती हैं और उससे कैसे हम आसानी से निकल पाते हैं? आपने बहुत अच्छा कहा। पहले तो आप इसको ऐसा समझिए कि एक आम नागरिक छुट्टी और पर्व त्यौहार के समय में अपने परिवार के साथ समय गुजारता है। दशहरा हो, दिवाली हो, छठ हो, होली हो। लेकिन आप आयरनी देखिए कि इन्हीं पर्वों के समय में ये जो सिविल सर्वेंट इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिशियल्स, उसकी ड्यूटी लगती है और वो लगना लाजमी भी है। अब आप सोच करके देखिए कि दशहरे के समय में, होली के समय में, जहाँ सब लोग अपने परिवार के साथ रहेगा, आपकी कहीं ना कहीं ड्यूटी लगी रहेगी। तो सबसे बड़ा चुनौती तो यही होता है। और स्पेशली जब आप फील्ड में पोस्टेड होते हैं। ब्यूरोक्रेसी के लाइफ में दो पार्ट आता है। जब वो फील्ड में रहता है तो उसकी अलग चुनौतियाँ रहती है, अलग दायित्व रहते हैं, अलग नेचर ऑफ वर्क रहता है। लेकिन जैसे वो हायर लेवल पर, सेक्रेटेरिएट लेवल पर आ जाता है तो पॉलिसी फ्रेमिंग वगैरह की बात, वहाँ तो थोड़ा सा मौका मिल जाता है। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो जब मेरी फील्ड में पोस्टिंग हुई उसी समय मेरी शादी हुई, बच्चे हुए। हमको याद नहीं है कि किसी पर्व त्यौहार में उस पीरियड में हम अपने फैमिली के साथ निकल पाते थे। तो ये एक चुनौती रहता है। बट आप जैसा है कि आपको उसी में एडजस्ट करना पड़ता है, समय चुराना पड़ता है और धीरे धीरे हम लोग एक कला सीख लेते हैं कि दोनों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सके। तो ये तो आपने सही कहा, चुनौती भरा काम होता ही है। चुनौती भरा काम कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनके लिए है, उनके परिवार वालों के लिए भी है। व्यक्तिगत रूप से परिवार और काम दोनों को ही हमें समय देना है। समाज, हमारा परिवार उस समाज का ही हिस्सा है। तो किस तरीके से मैं चाहूँगी कि जो हमारे आज अधिकारी लोग हैं या फिर जो प्रशासन में हैं, उनको क्या टिप्स देंगे आपके, किस तरीके से वो इस टाइम को, जो समय को आप चुराने की बात कर रहे हैं, कैसे चुराएं? आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, उससे हमारे जो नए साथी हैं जो इस सर्विस में हैं या जो आने वाले हैं वो समझ जाएंगे। मछली जब पानी में रहती है तो उसी पानी को वो पीती भी है, उसी पानी में वो सांस भी लेती है और उसी पानी में कदाचित वो नहा भी लेती है। हम लोगों का कुछ यही हाल होता है। उसी में आपको समय चुराकर आपके फैमिली को भी देना है। अच्छा, आपका व्यक्तित्व तो लगातार आगे बढ़ता रहे, चूँकि आप जैसे ही सर्विस में आते हैं तो आपको अपने आप को अपडेट करते रहना होता है। हर दिन नई चुनौतियाँ, नए अवसर, नए लेजिस्लेशंस, नए डेवलपमेंट्स, उन चीज़ों को, जैसे आप मान लीजिए कि अगर 90 में हम लोग आए तो 90 में जो ब्यूरोक्रेसी का, सिविल सर्विसेज का जो चुनौती था वो आज बिल्कुल अलग है। जैसे उस वक्त इतना सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, रदर इतना एग्रेशन नहीं था, अभी उतना एग्रेशन है। तो लेकिन ये धीरे 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 आदमी इसको सीख जाता है। मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि सीखने की और एडेप्ट करने की एक अद्भुत क्षमता आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जब ब्यूरोक्रेसी में आप आते हैं तो दो तरह के लोग इसमें, एक तो आने के साथ वो कंटेंडेड हो जाता है, कंप्लेसेंसी हो जाता है कि चलो अब तो नौकरी लग ही गई, नहीं भी कुछ करेंगे तो एक दिन रिटायर करेंगे, सारा सैलरी पेंशन तो मिलेगा ही। लेकिन दूसरे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो निरंतर सीखते रहते हैं और अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो ये टिप्स हम ज़रूर दे सकते हैं अपना आपके इस मंच के माध्यम से कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। जो मैंने किया वो बताता हूँ। मैंने डे वन से इस चीज़ को समझा कि सैलरी का एक पोर्शन हम अपने किताबों पर खर्च करेंगे। अभी हम रिटायर हो गए हैं, लेकिन आई हैव ए ह्यूज लाइब्रेरी, तो पढ़ने में समय गुजारते हैं। उसका फ़ायदा हमको नौकरी में भी मिलता था। जब भी कोई नई चीज़, जैसे आपको बताते चले, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जब 2005 में आया तो उसकी चर्चा 2003 वगैरह से चलनी शुरू हो गई थी। तो हमको लगने लगा था कि ये कानून आ रहा है, इसलिए हम अपने आप को उसी हिसाब से तैयार करें। यू कैन नॉट हाइड एनी इन्फॉर्मेशन, तो आपको प्रोएक्टिवली आप लोगों को बता देना होगा। तो हम उस हैबिट को डेवलप किए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जब वो कानून आया तो बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन हो गया। तो आपको समय के साथ धीरे धीरे बदलना है और वैसे आप चुनौतियों को अंगीकार कर लीजिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई है और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र के लिए भी लागू हो सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल। जो भी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। विधि व्यवस्था की बात हमेशा होती है जब प्रशासन की बात होती है। किस तरीके से जो विधि व्यवस्था है उसे कायम रखा जाए और समाज में एक संतुलन कैसे बनाकर रखा जाए प्रशासन की ओर से? देखिए, विधि व्यवस्था का मैं जो समझ पाता हूँ, इसके दो आयाम हैं। एक तो आप यूँ समझें कि चूँकि हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पर्सपेक्टिव या स्टेट सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, तो हमने पूरी स्ट्रक्चर जो ब्यूरोक्रेसी की है वो ब्रिटिश से लीगेसी में इनहेरिट की है। तो 1973 में जब 1974 में जब सीआरपीसी का अमेंडमेंट हुआ और कंप्लीट सेपरेशन हो गया जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, तो 73 के पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहेंगे ही, लेकिन एक समझिए कि लगभग सारा दायित्व, सारा पावर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में निहित था। 73 के बाद जब अमेंडमेंट हुआ तो कुछ पावर ऑफ कॉग्निजेंस वगैरह हम बोलते हैं उसको लीगल टर्म्स में, वो चला गया जुडिशरी में, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसका वर्णन था। उसके बाद से मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हो गया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के। कायदे से अगर हमसे आप पूछे तो मैं, इफ़ आई एम परमिटेड टू से, मैं आपको ये कहूँगा कि आपके पास बहुत सारा अथॉरिटी अब बचा नहीं, लेकिन काम आपके पास बहुत है। यू हैव लेस पावर। कुछ लोग हमसे असहमत भी हो सकते हैं, मैं लेस पावर के को इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि जो कानून में जो शक्तियाँ थी उसमें बहुत कमी हुई और चुनौतियाँ बढ़ीं। तो ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टेट में होगा ही। तो अब जो सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं, अब जो ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं और जिनको लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने की जवाबदेही है, उनके पास पहले से ज़्यादा चुनौती है। तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो 70, 80, 90 के दशक में ब्यूरोक्रेट्स थे, मजिस्ट्रेसी में थे, जिनको लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करना रहता था, उनके पास ज़्यादा सलाहियत थी और वो उनके पास ज़्यादा अधिकार एक तरह से थे। तो पहला तो यह। दूसरा चीज़, अब जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, उसका पूरा नेचर बदल गया है। आप डंडे के और बल के प्रयोग से विधि व्यवस्था का संधारण नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, उसको कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्पेंस विथ जस्टिस, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू शो दैट जस्टिस इज बीइंग डिस्पेंस विथ। तो जब हमने इसको अपना अनुभव भी किया है, आपका इमेज अगर पीपुल एट लार्ज में ऐसा है कि ये ऑफिसर बड़ा इम्पार्शियल है, बड़ा जस्ट है, न्याय करता है और किसी चीज़ से प्रेजुडिस्ड नहीं होता है, तो आप पाएंगे कि उसके कारण लॉ एंड ऑर्डर बहुत इजीली इन्फोर्स हो जाता है। लेकिन अगर पब्लिक में आपका इमेज कुछ ऐसा टार्निश्ड हो गया है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी से अलाइंड है, किसी विचारधारा से अलाइंड है, या वो परसेप्टेबल है, या कोई कास्ट से परसेप्टेबल हो गया अलायंस उसको प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं ये जरूर सलाह दूंगा कि आप न्याय करते हुए पाए तो जरूर जाएं, लेकिन न्याय करते हुए दिखें भी। तो जब आप दिखिएगा ना, तो इन्फोर्समेंट बड़ा आसान हो जाएगा। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हैं और केवल नागरिकों के लिए नहीं, प्रशासन में जो लोग हैं उनके लिए बता रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अगर हम चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें, हम समाज की सेवा करें ना, तो पहले हमें खुद की सेवा करनी होगी, यानी कि अपने शरीर की, खुद को फिट रखना होगा। और तभी बिहार बिहान कार्यक्रम हर रोज़ आपके लिए लेकर आता है एक ख़ास सेगमेंट योग विहान का। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट योग विहान।
कहा जाता है कि आगे की ओर झुको, तो हम इससे ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी के एज में, यानी एज जिनकी बढ़ रही है, या फिर आजकल बच्चे भी इस तरह पैरों को आगे छू नहीं पाते हैं, अंगूठों को। तो उनको भी आसान तरीके से कैसे छुआया जाए, या फिर कहे पेट अपना आसान तरीके से कैसे कम किया जाए, इसके लिए देखेंगे। यानी कि पश्चिमोत्तानासन आसान तरीके से कैसे करें। इसके लिए दोनों हाथों को इस तरह से दोनों पैरों के पास में रखेंगे और सीधे सीधे कमर से झुकेंगे पीछे की ओर, जितना झुक सकते हैं आसान तरीके से। फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे और इस तरीके से कुछ देर रुके रहेंगे और ध्यान रखेंगे कि हम अपने कोर को एंगेज करें, और कुछ देर इसी तरह रुके रहेंगे जितना संभव हो। देखिए, पूरा शरीर एक सीध में जितना देर संभव हो सके उतनी देर रुकेंगे। फिर धीरे धीरे शरीर को आगे की ओर ले जाएंगे। चलिए दर्शकों, अब हमने कर लिया खुद को फिट, तो अब जानकारियों से भी खुद को हिट बनाते हैं। और हमारे बीच में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व सेवानिवृत्त IAS ओम प्रकाश यादव। सर, हमने आपसे बात की प्रशासनिक सेवा हम किस तरीके से करें इस विषय पर, लेकिन जब प्रशासनिक सेवा की बात कर रहे थे तो आपने एक बात कही कि समय बहुत बदल गया है। आज के समय में हर कुछ पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। तो इस समय का सदुपयोग अगर मैं कहूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं, जो ये समय बदलाव आया है, तो कहते हैं ना कि हर किसी चीज़ का प्रोज और कॉन्स होता है, तो उसमें से हम अच्छाइयों को किस तरह से ग्रहण कर लें, और आज जो प्रशासनिक सेवा में जो लोग हैं इस समय को किस तरीके से ऐसे ग्रहण करें कि एक अच्छा रिजल्ट दे पाएँ। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। पहले तो ये समझना चाहिए हम लोगों की दुनिया में एक ही चीज़ अस्थाई है और वो है परिवर्तन। The only thing which is stable in this world is change. परिवर्तन अवश्यंभावी है। तो समाज में परिवर्तन हुआ, देश में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होना भी लाजमी है। तो प्रशासन के नेचर में भी परिवर्तन हुआ है। मैंने जैसा शुरू में कहा कि 60-70 के दशक का प्रशासन, 90 के दशक का प्रशासन, 2000 का और आने वाले 2025 ऑनवर्ड्स का जो प्रशासन, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आप याद कीजिए, इंग्लैंड में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय थे। उन्होंने सिविल सर्वेंट को एक नाम दिया था, स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। अब आप सोच करके देखिए, लॉयड जॉर्ज PM, डेविड लॉयड जॉर्ज उनका नाम था। उन्होंने इस शब्द कॉइन किया था कि द ICS आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। अब देखिए कितना बदल गया है। वो स्टील फ्रेम अब नहीं हो सकता है, बिकॉज अंग्रेज़ों का जो शासन का मोटिव था वो बिल्कुल अलग था। अब बदल गया। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हुई। मैं एक ही सलाह दे सकता हूँ अपने नए साथियों को, जो लोग आ रहे हैं या जो लोग आने वाले हैं। 3 चीज़ें आपको करना चाहिए। पहला, यू शुड कीप योर सेल्फ ओपन टू द चेंज। परिवर्तन के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखिए। आप क्लोज मत हो जाइए कि मैंने UPSC की परीक्षा पास की, हम IAS बन गए तो हम सर्वज्ञ हैं। इस भ्रम में कदापि मत रहिए, क्योंकि जो लोग नहीं कम्पीट कर पाए वो भी बहुत ब्रिलियंट थे। तो पहला चीज़, यू शुड कीप योर सेल्फ ओपन टू द चेंज। सेकेंड, पढ़ने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डॉक्टर कैंडिक पर्ट। उन्होंने कहा था कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक नए सेल बनते हैं, और जब तक नए सेल बनते हैं इंसान सीख सकता है। योर माइंड इज योर बॉडी इज योर माइंड करके उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। तो आपको हर दिन सीखना पड़ेगा। आपके चाहे जो इंटरेस्ट हो उसको करिए, लेकिन साथ ही साथ आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में हो रहे नए नए परिवर्तन से रोज़ जुड़े रहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा आयाम बदल रहा है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। हम अब वेलफेयर स्टेट हैं, अब हम वेलफेयर स्टेट से आगे बढ़ के डेवलपमेंट स्टेट हैं। आप सोच करके देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री का जो एक सोच है, विज़न डॉक्यूमेंट जो आया है, विकसित भारत 2047 का, कदाचित 2047 में जब यह देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, उस वक्त जो सिविल सर्वेंट होगा उसकी चुनौतियाँ, उसके पैराडाइम 1960 के पैराडाइम से तो बिल्कुल अलग होंगे। तो दूसरी चीज़, यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड एवरी डे। आप किताबों को पढ़ें, जो नए कानून आ रहा है उसको पढ़ें, और टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कीजिए। टेक्नोलॉजी से दूर मत भागिए कभी भी। टेक्नोलॉजी हमेशा दोस्त होता है।
अगर आपने उसको ठीक से ग्रहण किया तो, नहीं तो आपका दुश्मन हो जाएगा अगर आपने ग्रहण नहीं किया तो। और तीसरी और अंतिम चीज़, जैसा आपने बताया भी, अपने शरीर को, अपने व्यक्तित्व को निरंतरता से प्रगति की ओर ले जाइए। शरीर को अगर आप ठीक रखेंगे तभी आप डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि बीइंग ए सिविल सर्वेंट ऑन एन एवरेज आपको 10-12 घंटा काम करना पड़ेगा अगर आप डिलीवरी करना चाहते हैं और अपने पोस्ट को जहाँ जिस पोजीशन में है उसको आप जस्टिफाई करना चाहते हैं। 12-13 घंटा काम आप कमज़ोर शरीर और कमज़ोर मन से नहीं कर सकते हैं, तो उसको अपडेट करना चाहिए। मैं कभी कभी सिविल सर्वेंट्स जो नए बच्चे होते हैं तो एक चीज़ बहुत कॉशसली उनको बोलना चाहूँगा कि देखिए, आपसे समाज की बड़ी अपेक्षा रहती है। आपकी एक गलत हरकत, चाहे आपके हैबिट्स की हो, चाहे आपकी इंटेग्रिटी की हो, अगर वो करते हैं तो समाज में बहुत नाम खराब होता है। और मैं आपके मन से ही चीज़ बताता चलूँ कि एक समय ऐसा था कि कहीं सिविल सर्वेंट में कहीं भी किसी का इमेज टार्निश होता था तो चर्चा का विषय हो जाता था। आज की तारीख में स्थिति बिल्कुल बदल गई। मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अपने चरित्र को, अपने दामन को और अपने इंटीग्रिटी को आप इम्पिकेबल रखिए, क्योंकि जिस जिले में आप पोस्टेड होते हैं, जिस सब डिवीज़न में पोस्टेड होते हैं, जिस डिपार्टमेंट को आप हेड करते हैं, वहाँ लोगों की निगाहें आप सबसे ऊंचले मंच पर खड़े हैं, इसलिए आप अपने आप को एक मिसाल के रूप में देखिए और उसके लिए आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। मैं आपको बताते चलूँ कि जब आप सिविल सर्वेंट का कैरियर चुनते हैं तो आप बहुत सारे अपने राइट्स को फोरफिट कर देते हैं। तो ये मैं इस चीज़ को सबके सामने बताना चाहता हूँ। बहुत सारी आपने बातें ऐसी बताई हैं जो कि प्रशासनिक सेवा जो दे रहे हैं उनके ऊपर है, लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो हम आम नागरिकों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हमारे योगदान से ही, कहीं ना कहीं दोनों के योगदान से ही परस्पर ये जो समाज है ये चलता है। मैं चाहूँगी कि चलते चलते आप क्या संदेश देंगे दोनों को ही, ये ज़रूर बताएं। निश्चित रूप, अभी आपने सही कहा। हम अभी जो बात कर रहे थे वो ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से बोल रहे थे। आम जनता के पर्सपेक्टिव से हम यही कहेंगे कि हर चीज़ पर, हर बात पर आप सिस्टम और इंस्टीट्यूशन पर उंगली मत उठाइए। देखिए, जिले का कलेक्टर, जिले का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिविजनल कमिश्नर या विभाग का सेक्रेटरी या इवन ब्लॉक में जो BDO CO हैं, दे आर इंस्टीट्यूशंस। चुनाव आयोग इंस्टीट्यूशन है। आज की तारीख में टेंडेंसी क्या हो गई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें एब्रेशन नहीं, उसमें एब्रेशन होंगे, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई एब्रेशन है तो उसको आइसोलेटेड एब्रेशन के रूप में देखिए, उसको ठीक करने का प्रयास हो, न कि आप उस पूरे इंस्टीट्यूशन को ही टार्निश कर दीजिए। क्योंकि जिस दिन इंस्टीट्यूशन क्रम्बल कर जाएगा तो फिर वो चीज़ें इन्फोर्स नहीं हो पाएगी। तो ये एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड हम आज की तारीख में सोसाइटी में देखते हैं। तो मेरी अपील यही होगी कि आप इंडिविजुअल को टारगेट कीजिए, न कि इंस्टीट्यूशन को टारगेट। क्या बात है, परस्पर सामंजस्य बैठाकर ही हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही, बहुत सारी जानकारियां साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पधारने के लिए। दर्शकों, हमारे साथ आज इतनी सारी जानकारी हमने साझा की है। समाज सेवा हम किस प्रकार करते हैं अगर एक अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन अधिकारी बनने से पहले हमें शिक्षा ग्रहण करना बड़ा ज़रूरी होता है और शिक्षित होना कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं। किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करें, किस तरीके से हम उच्च शिक्षा ले सकते हैं और 2020 में आई नई शिक्षा नीति क्या कुछ कहती है, इन सारी बातों पर हम चर्चाएं करेंगे, जानकारी एकत्रित करेंगे। लेकिन अभी हो चला है एक छोटे से ब्रेक का वक्त। तंदुरुस्ती हजार नियामत। अच्छी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है अच्छी सेहत। जटिल रोगों के विशेषज्ञों से होगी आपकी मुलाकात। आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ DD बिहार पर। योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग, मन शुद्ध, आत्मा निर्मल और काया रहे निरोग। सिर्फ DD बिहार पर। जानकारी ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की, शिक्षा और स्वरोजगार की, कृषि के बदलते कलेवर, सूचना तंत्र के बुलंद होते तेवर, आधारभूत संरचनाओं की भी बात, गांव के अब बदल चुके हालात। देखिए कार्यक्रम
गांव घर, सोमवार से रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। देश में अल्पसंख्यकों की तरक्की से संबंधित तमाम सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देखते रहिए कार्यक्रम अल्पसंख्यक कल्याण प्रत्येक रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। दर्शकों, देश में शिक्षा के विकास को और समग्र व्यापक बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं नई शिक्षा नीति के माध्यम से, इसे पूरी तरीके से हम जानते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले, हमारे अगले मेहमान से मिलने से पहले, इस सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से। सनातन काल से भारत में ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा रही है। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन या स्कूली ज्ञान अर्जित करना ही नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण आत्मज्ञान प्राप्ति पर बल देता था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसी प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थाओं ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में प्रतिमान स्थापित किए और चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि और गौतम जैसे महान विद्वानों को पैदा किया, जिसने ज्ञान के विविध क्षेत्रों में प्रामाणिक मौलिक योगदान दिया। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में हमारी यह समृद्ध विरासत, दर्शन और संस्कृति है। इसी को ध्यान में रखकर हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की, जो महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। In India, we have embarked on a holistic and comprehensive journey. We believe that foundational literacy forms a strong base for our youth. And we are also combining it with technology. For this, we have started the National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy और निपुण भारत इनिशिएटिव। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकल्प पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान मिले, बल्कि उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का भी विकास हो। साथ ही इससे छात्रों के नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक मूल्य का भी विकास हो। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है जिसमें किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो सके। नई शिक्षा नीति के मूलभूत सिद्धांत इस तरह है: हर एक बच्चे में विशिष्ट क्षमताओं की पहचान और उसका विकास करना, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर बल देना, जिससे प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक इसे सीख ले। बच्चों में उसके लिंग, जाति, स्थान, धर्म या आर्थिक आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करना। यह शिक्षा प्रणाली रटंत पद्धति के स्थान पर अवधारणात्मक समझ विकसित करने पर जोर देती है। नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आई है, जिसकी प्रमुख विशेषता इस तरह है। इस नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। उसके बाद भी मातृभाषा में शिक्षा के विकल्प खुले रहेंगे। इस नीति के तहत 3 से 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इसमें 3 से 6 साल के बच्चों के लिए 3 साल की प्री स्कूलिंग भी शुरू की गई है। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का नया शैक्षणिक ढांचा प्रस्तुत किया गया है। यह ढांचा बच्चों की आयु और विकास के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
इस नीति में शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत साल 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। NEP 2020 का एक महत्वपूर्ण पहलू समावेशिता है। इसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। NEP 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो चलिए, हमने देखा कि किस तरीके से नई शिक्षा नीति कारगर साबित हो रही है और इसी क्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है संजीव कुमार सिन्हा, प्रधानाध्यापक केंद्रीय विद्यालय स्कूल दानापुर पटना से। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। थैंक यू मैम। यहाँ पर हमने दर्शकों को बताया है और दिखाया भी है नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसके विषय के ऊपर। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये कितनी ज़रूरी थी और कितना ज़्यादा ये कारगर साबित हो रहा है आज के वक्त में। काफ़ी समय से एक नई शिक्षा नीति की मांग जो है वो हो रही थी और बहुत सारे पिछले जितनी हमारी शिक्षा नीतियाँ थी उन सबको ध्यान में रखते हुए और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन होने चाहिए उन सभी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही प्राचीन समय में हमारा जो जैसे हमारी व्यवस्था रही है वो भी काफ़ी उन्नत व्यवस्था रही है, तो वहाँ से बहुत सी चीज़ों को आत्मसात करते हुए इस नई शिक्षा नीति को लाया गया है, जिसमें हमारे जो प्राचीन जो हमारे मूल्य हैं वो भी इसमें हैं और जो आधुनिकता का समावेश इसमें होना चाहिए, दोनों को ही समाहित किया गया है। समावेश दोनों ही पक्ष का लिया गया है, चाहे वो प्राचीन हमारी विद्या हो या फिर आज के समय की विद्या हो। तो इससे क्या कुछ अंतर आपको नज़र आ रहा है और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राचीन से अभी ली गई हैं? जैसे आप जो प्राचीन अगर हम अपनी सभ्यता को देखें तो वहाँ से जैसे हमने जो ज्ञान का जो स्तर था उसमें नैतिक मूल्यों पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया जाता था, तो उनसे वहाँ से उन तत्वों को यहाँ पर लेकर के आया गया है। जैसे हम अभी एक नई शिक्षा नीति में एक पंचादी का एक कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे, तो उसमें होता है अदिति, इंट्रोडक्शन, बोध, फिर अभ्यास बच्चे उसका करते हैं, फिर उसको प्रयोग करते हैं और फिर जब हम उसमें जब प्रयोग कर लेते हैं तो उसका प्रसार करते हैं। जो ज्ञान हमने अर्जित किया है वो ज्ञान दूसरों तक पहुँच पाए। तो इन पाँचों जो क्रम है, ये एक सीखने की 5 स्टेजेज हैं, इनको हमने वहाँ से लिया है। पंचादी के अलावा पंचामृत का भी हमारे पास, पंचकोश का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है जो वहाँ से हमने लिया है। तो इसमें हम बच्चों में नैतिक मूल्य का, संस्कार का, उनमें उनका स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनमें करुणा हो, उनमें साहस हो, उनमें रचनात्मकता हो, इन सभी पहलुओं को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। तो आधुनिकता जो नई चीज़ें हैं उसको भी हमने समाहित किया है। जैसे आजकल के बच्चों को जो नई आपको 21वीं शताब्दी में जो उनको जिस तरह की डिजिटल स्किल्स उनको चाहिए उसके बारे में भी उनको सिखाना है, उनको बताना है, ताकि वो जो अपने आप को जो आज रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, करियर के लिए जो भी उनको करना है, वहाँ पे भी वो पीछे न रह जाए। साथ ही हम अपने जो प्राचीन मूल्य और संस्कार हैं उनको भी साथ लेकर के चलें। तो इन दोनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास इस शिक्षा नीति में किया गया है। कहीं ना कहीं पुरानी शिक्षा को नई तरीके से सिखाया जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी भी माना जाता है। तो बात अगर शिक्षा की हो और अगर समाज की हो, तो आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं और एक प्रधानाध्यापक भी हैं। आप क्या कहेंगे उन अभिभावकों से जो कहीं ना कहीं झिझक रहे हैं आज के समय में भी, या फिर अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, या खुद भी कहीं ना कहीं शिक्षा से थोड़ा दूर रह गए हैं? कितना महत्वपूर्ण है शिक्षा समाज के लिए? शिक्षित होना मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है और देश के लिए भी, देश को भी में सभी तरह की इस व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। सरकार अपने तरफ से बहुत सारे प्रयास कर रही है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को कम से कम शिक्षा से वंचित न रखें। शिक्षा केवल एक रोज़गार पाने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि आपके जीवन में जीवन कौशल का विकास करता है। कैसे आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको करने की बेहतर कला कैसे आ सकती है, उसके लिए शिक्षित होना जरूरी है। हमारे अंदर सामाजिक गुणों का विकास कैसे होगा, हम किसी ग्रुप में कैसे हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे, किसी बड़ी सभा में हम कहीं पर जा रहे हैं तो हमारे बैठने उठने का आचरण कैसे, हमारे बोलचाल कैसे होने चाहिए, हमारी इन सब चीज़ों को, बहुत चीज़ें आपको शिक्षा सिखाती है। तो शिक्षा आपको हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है।
शिक्षा हर व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है और शिक्षित होने के लिए हम सबसे पहले स्कूल की ओर देखते हैं कि स्कूल की घंटी बजती है तो समझ आता है कि ये है शिक्षा का विद्यालय। लेकिन माना जाता है कि शिक्षा जो है वो सबसे पहले हम अपने घर से ही ग्रहण करना शुरू करते हैं। तो हमारे जो अभिभावक हैं, जो हम उनके पास छोटे बच्चे हैं, उनको क्या कुछ आप बताएंगे किस तरीके से छोटी उम्र से ही अपने बच्चों को शिक्षित करना शुरू करें? केवल अक्षर ज्ञान नहीं, सामाजिक ज्ञान, सारी बातें। सबसे पहला विद्यालय जो होता है बच्चों का वो हमारा घर ही होता है। वहाँ पे हम अपने बुजुर्ग से, घर में जो हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी है, उसके बाद हमारे माता पिता, उन सब से हम धीरे धीरे अच्छी आदतों का जो हमें है वो डालते चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे अक्षर ज्ञान भी, छोटे मोटे शब्दों को बोलना भी हम वहाँ से सीखते जाते हैं। और एक तरीके से कहें तो ये इनफॉर्मल तरीके से बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करते हैं। तो अगर आप देखेंगे जहाँ बच्चों के घर का वो सहयोग मिल पा रहा है, वो बच्चे जीवन में बेहतर कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को जल्दी सीख पा रहे हैं, उनमें अच्छे बुरे को परखने की समझ जल्दी विकसित हो रही है। अगर घर में ऐसा माहौल नहीं है तो वहाँ पे आपको बच्चों में इस तरह की कठिनाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी कि वो सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी दूसरी तरफ उनका भटकाव ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनको कोई समझाने वाला, सही गलत में फ़र्क करने वाला घर पे नहीं मिल पा रहा है। तो दोनों का ही, और नई शिक्षा नीति भी कहती है कि शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है बच्चों को बेहतर बनाने में। और इसीलिए हम लोग लगभग हर महीने हम बच्चों के पेरेंट्स से, उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, पीटीएम के थ्रू वहाँ पे हम ये करते हैं, ताकि जो हमने बच्चों में कुछ जो ऑब्जर्व किया है, जो हमने उनका अवलोकन किया है, उसको उन तक बता सके, उनकी कोई बात है उसको ला सके, और उसके आधार पर हम बच्चे में और कैसा बेहतर परिवर्तन वो चाहते हैं उसके लिए हम लोग एक समेकित प्रयास कर सकें। क्या बात है। बात हो रही है घर से शिक्षा प्राप्त करने की, और घर के बाद तो हम विद्यालय पहुंचते हैं, स्कूल पहुंचते हैं। नई शिक्षा नीति आई है, आप केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। आपको क्या लगता है कि विद्यालय में कितना सुधार, कितना बदलाव आ गया है इस शिक्षा नीति के आने के बाद? नई शिक्षा नीति के आने के बाद अगर मैं विशेषकर केंद्रीय विद्यालयों की बात करूं, और इवन सरकार के जितनी भी सरकारी विद्यालय हैं, संस्थाएं, नवोदय विद्यालय, उन सब में बहुत आमूल परिवर्तन आए हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय से जुड़ा होने के चलते मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आया है। जैसे आप अगर बच्चों के लिए शुरू करते हैं तो जैसे पहले बाल वाटिका का एक विचार हमारे केंद्रीय विद्यालय में लाया गया है, जिसे हम प्राइवेट स्कूल्स में LKG UKG कहते हैं। तो बाल वाटिका 1, 2, 3 को शुरू किया गया, जिससे बच्चे आपको 3 साल के बाद बच्चों का उसमें नामांकन हो सकता है। और कहा जाता है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास जो होता है 6 वर्ष तक की उम्र तक होता है। तो उस समय में सभी विद्यालयों में अब ये बाल वाटिका 1, 2, 3 का विचार ला दिया गया है। उसके बाद NCERT ने उन बच्चों को, 1, 2 तक के बच्चों को, जो हमारा जो प्रारंभिक अवस्था है बच्चों को पढ़ाने की, 5 साल की नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट आया है। मीन्स 3 साल हमने बाल वाटिका में 2 साल क्लास 1, 2, फिर आपका आ गया 3, 4, 5, फिर 6 to 8 और फिर 9 to 12। इस 4 हिस्सों में बांटा गया है। और उसमें पहले 5 वर्ष को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो उसमें जैसे अब खेल के तरीके से, कैसे खेल के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे, हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, और खेल के साथ साथ उनको अगर ज्ञान दे दिया जाए तो वो तरीका हम लोगों ने हमने अपने यहाँ हमारे आया है और उसको हमने लागू किया है। उसमें एक जादुई पिटारा करके एक हमारे पास एक उसमें बच्चों को खेल की बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और उनके साथ साथ बच्चों को कैसे ज्ञान दिया जाए वो हमने वहाँ पे किया है। फिर जैसे एक फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है आपका, उसमें बच्चों को भाषा का ज्ञान और संख्या का ज्ञान ये देना बहुत आवश्यक है। बच्चों को जो बेसिक्स है उसके लिए काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली 1, 2 के बच्चों के लिए। इसके बाद आप आए तो हमने मातृभाषा पे भी बल दिया है कि अगर कोई बच्चा, माना जाता है कि अगर अपने मातृभाषा में अगर वो सीखता है तो जल्दी सीख पाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है कि कम से कम 5वीं तक, और हो सके तो 8वीं तक भी आप बच्चों को उसकी क्षेत्रीय भाषा, उसकी मातृभाषा में संकल्पों को उसको समझाएं, और तब बच्चे को जो अवधारणा है वो उसकी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। तो ये कुछ प्रयास हमने किए हैं। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो जैसे सभी विद्यालयों में आजकल PM श्री विद्यालय का ये हमारे यहाँ संकल्पना आई है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसमें विद्यालय को अलग से फंड दिए जा रहे हैं, जिससे विद्यालय अपने आधारभूत संरचनाओं में विकास कर सकता है। उसके यहाँ लैबोरेटरीज, जितने हमारे पे उपकरण हैं उसमें नए खरीदे जा सकते हैं। बच्चों के लिए अलग अलग चीज़ें, स्पोर्ट्स के सामान, उनको एक्सपोजर विजिट, हर तरीके का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हम बच्चों को सभी चीज़ें जो नई शिक्षा नीति में कहती है उसके आधार पर हम बच्चों को वो सब चीज़ें दे पाएँ, और बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो उनका अधिकार है वो हमको दे पाएँ।
क्या बात है। मैं चाहूँगी कि जाते जाते किस तरीके से ये नई शिक्षा नीति इस पर कारगर साबित हो रही है और क्या कुछ अभिभावक और शिक्षकों को करना चाहिए, ये संदेश ज़रूर देते जाएं। सर्वांगीण विकास के लिए आपको बच्चे को पहले तो देखना होगा कि बच्चे में हमारे अंदर क्या प्रतिभा है। सबसे पहले आप अपने बच्चे की उस प्रतिभा को पहचानें, उसमें अभिभावक की मदद कर सकते हैं और शिक्षक भी हमारा उसमें उनको चुनते हैं कि उसमें बच्चों में क्या प्रतिभा है और उसको हमें आगे लेकर आना है। नई शिक्षा नीति भी कहती है कि बच्चे की प्रतिभा को पहचानिए और उसके हिसाब से उसका मार्गदर्शन कीजिए ताकि जिसमें वो बेहतर है उसको और बहुत बेहतर वो कर सके। और जहाँ भी आप बच्चों को मौका मिलता है हर चीज़ में, जैसे आज आप देखिएगा जितने भी आपको स्कूल में आपको कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, साइंस एग्जीबिशन हो रहे हैं, राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी हो रही है, इंस्पायर अवार्ड में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म दिए गए हैं जहाँ बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से चीज़ों को चुन सकता है। आप खेलने का है तो आप बच्चों को खेलने के बहुत सारे मौके दिए जा रहे हैं, विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है, अलग अलग स्तर पर आयोजन हो रहा है, संगीत में बच्चों को जा रहा है, आर्ट बेस्ड पेडागोजी हम लोग अपने यहाँ पे लागू कर रहे हैं जिसमें आप चित्र के माध्यम से, कॉमिक बुक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो हर तरीके का प्रयास किया जाए कि बच्चा किसी भी तरीके से जो सीख सकता है। जैसे इंग्लिश में कहावत है कि इफ़ आई कांट लर्न द वे यू टीच, व्हाई कांट यू टीच द वे आई लर्न। तो अब इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बिल्कुल वैसे ही हो रहा है और शिक्षक का रोल जो है वो एक फैसिलिटेटर की तरह से है। वो बच्चों की प्रतिभा को पहचानने का काम करते हैं और उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है उसके लिए प्रयास करते हैं। तो लेकिन जब ऐसे बच्चों को हमें जब बहुआयामी शिक्षा देनी है और उनका सर्वांगीण विकास करना है तो हमारे शिक्षक भी उसी तरीके से तैयार होने चाहिए। तो शिक्षकों के लिए भी आपको हर साल 50 घंटे का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये प्रावधान है कि 50 घंटे की ट्रेनिंग वो कराई जाएगी जिसमें वो नए जितने भी उपकरण हैं, डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, उनसे अपना रूबरू अपना वो करेंगे। शिक्षा नीति को कैसे बढ़िया तरीके से बच्चों तक ले जाया जाए, कैसे बच्चों को उसका अधिकतम लाभ मिल सके, उसके लिए क्या तकनीक अपनाई जा सकती है, उस पर उनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो शिक्षक भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे वो बच्चों को इस शिक्षा नीति के सबसे जो अच्छे प्रभाव हैं वो बच्चों में दिख सके, इसके लिए वो कर रहे हैं। और अभिभावकों का भी, अब कम्युनिटी को भी हमने उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें कहा गया। इवन अगर आप चाहें तो भी आप भी हमारे इस पर रजिस्टर कर सकती हैं कि मैं विद्यालय में इस तरह का योगदान देना चाहती हूँ, मैं संगीत के क्षेत्र से बच्चों को मैं क्लासिकल डांस सिखाना चाहती हूँ। वो भी है कि कोई भी पेरेंट या कोई भी वॉलंटियर हमारे इस व्यवस्था से जुड़ सकता है और हमारे बच्चों को अब उनके पास जो अच्छी चीज़ है उसको भी ला के दे सकता है। तो शिक्षक, आपको पेरेंट्स, आप बच्चे और समाज सब मिलकर के, ये चारों पिलर्स हैं, सारे स्टेक होल्डर्स हैं और सब अपना सहयोग इसमें सबसे सहयोग की अपेक्षा की गई है। और जब चारों मिलकर के सहयोग देंगे तो निश्चित ही रूप से हमारे बच्चों का बहुत बेहतर विकास हो पाएगा और जो 2047 तक हमारे देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है उसमें कहीं ना कहीं हम उसको सपने को साकार हम कर पाएंगे। क्या बात है, इसलिए तो कहते हैं ना, सब पढ़े सब बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आज स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद होने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, हमने जाना कि किस तरीके से हम शिक्षित हों और किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने देश की, अपने समाज की उन्नति में हम भी थोड़ा बहुत योगदान दे पाएँ। तो चलिए, अब आपके प्यारे सुझाव और प्यारे ख़त हम तक पहुँचाने का समय हो गया है। तो उठा लीजिए फटाफट से अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 1। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddk@gmail.com। जी हाँ दर्शकों, अब इसी क्रम में आपसे अलविदा लेने का वक्त हो चला है, लेकिन अलविदा लेने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम सभी शिक्षित बने, अपने देश की सेवा करें और यूं ही मुस्कुराते रहें,